रवि भागवत हमें साथ लिए कोठी में दाखिल हो गया। वो हमें जिस नफासत से सजे हॉल नुमा कमरे में लेकर दाखिल हुआ, वो नशिस्तगाह और मेहमान गाह का इम्तिजाज था। हमारा मेजबान दबीज चर्मी सोफे नजरअंदाज करके बेशकीमत कालीनों पर सजी गाँव तकियों वाली फर्शी नशिस्त की तरफ बढ़ा। हम जैसे ही संभल कर बैठे, मैंने शराब की बोतल वाला लिफाफा रवि भागवत को थमा दिया। उसने बेताबी से लिफाफे के मुंह पर बंधा रेशमी फीता खोला। अपने हाथों में मौजूद किरमजी रंग के डिब्बे पर उसकी नजर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने बेताबी के आलम में डिब्बा खोला। अगले ही लम्हे गहरे कलेजी रंग के मशरूब से लबालब भरी नफीस बोतल उसके हाथ में थी। मुझे लगा उस पर कोई सहर तारी हो गया है। उसने बोतल अपनी छाती से लिपटाते हुए मुसर्रत और सुरूर से लबरेज लहजे में कहा, हेनेसी, ओ माय डार्लिंग। फिर अचानक वो गोया होश में आ गया। उसने हिजानी से लहजे में कहा, तुम ये खजाना कहां से ढूंढ लाए? मैं तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी तलाश में भटकता रहा हूं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोग इतने खुश ज़ौक़ हो सकते हो। फिर उसने अचानक खामोश होकर बगौर हमारा जायजा लिया और फिर गंभीर से लहजे में कहा, मैं इस नादिर तोहफे पर तुम लोगों का शुक्रिया तो अदा करूंगा ही, मगर पहले मेरी ये हैरानी दूर कर दो कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं कॉन्यक का हद से ज्यादा शौकीन हूँ, और इस फ्रांसीसी शराब के हेनेसी ब्रांड का तो मैं दीवाना हूँ। मैंने ध्यान सिंह के कुछ कहने से पहले ही जवाब देना बेहतर समझा। कहा, हम सचमुच बताएंगे रवि जी, इस शराब या इस ब्रांड के चुनाव में हमारा कोई हाथ नहीं है। हमने आपको यादगार तोहफा देने के लिए आसपास के इलाके में शराब के सबसे बड़े और इंतहाई बाज़ौक़ व्यापारी के पास हाजिरी दी थी। हमने कहा था कि हमें कोई ऐसी शराब चाहिए जो इंतहाई आला शराबों का वसी तजुर्बा रखने वाले शख्स का भी दिल खुश कर दे। इस पर उसने अपनी गारंटी के साथ ये शराब हमारे हवाले की थी। ये सुनकर रवि भागवत ने कहा, यार ऐसा जौहरी अब तक इल्म में क्यों नहीं आया? मैं तो पहली फुर्सत में उससे मिलना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, चौक पचौबंद तेवरों और साफ सुथरे लिबास वाला लगभग 30 साल का एक शख्स नशिस्त गाह में दाखिल हुआ। रवि भागवत ने कहा, अरविंद, मेरे खास मेहमान आए हैं। बर्फ और सोडे का इंतजाम करो, साथ ही कुछ नमकीन चीजें खरीद लाओ। घंटे 2 घंटे के बाद कबाब और तिक्के भी ले आना। उसकी बात सुनकर अरविंद ने ठहरे ठहरे से लहजे में कहा, मेहमानों के लिए तो ठीक है सरकार, मगर डॉक्टर फ्रेडरिक ने आपको कम से कम 1 हफ्ते तक पीने से सख्ती से मना किया है और तला हुआ गोश्त खाने से भी परहेज बताया है। मेहमानों के लिए तो आप जो कहेंगे वो ले आऊंगा, मगर मैंने आपके लिए दाल चावल और खीर बनाई है। उसकी बात सुनकर रवि भागवत की तेवरियां चढ़ गईं और उसने नाराज लहजे में कहा, मुझे सब याद है यार, मगर मैंने बताया है ना कि मेरे खास मेहमान आए हैं, ये परहेज कल से करवा लेना। ये सुनकर मैंने मजबूत लहजे में कहा, बुरा न मानिएगा रवि जी, अगर डॉक्टर ने आपको शराब और मुरक्कन खाने से दूर रहने को कहा है तो हमारी खातिर ये बदपरहेजी न करें। आप पहले पूरी तरह सेहतयाब हो जाएं। ये महफिल तो हम बाद में भी सजा लेंगे। मेरी बात पूरी होते ही अरविंद ने मुझे मुखातिब करके कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी सरकार। डॉक्टर फ्रेडरिक बहुत माहिर मगर बहुत सख्त मिजाज डॉक्टर हैं। उन्होंने मुआयना करके कहा था कि रवि जी का जिगर खराब होना शुरू हो गया है। उन्हें 1 महीने जमकर इलाज कराना है और ठीक होने तक शराब सूंघने की भी इजाजत नहीं है, वरना चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो वो आइंदा रवि जी का इलाज नहीं करेंगे। इस पर ध्यान सिंह ने मेजबान को मुखातिब करके कहा, फिर तो रवि जी आपको वाकई बदपरहेजी नहीं करनी चाहिए, तंदुरुस्ती से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। इस 3 तरफा मुखालिफत के बावजूद रवि भागवत अपने इरादे पर अटल नजर आ रहा था। ये सूरत हाल देखकर मैंने पैंतरा बदलते हुए कहा, देखें रवि जी, बात यह है कि आपकी सेहत हमारे लिए सिर्फ इसलिए अहम नहीं है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हमारे कारोबार का दारोमदार भी आपकी सेहत और सलामती पर है। वाहिगुरु न करे आपकी बीमारी जोर पकड़ गई तो हमारा धंधा भी बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपने लहजे में संजीदगी बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की। मुझे लगा कि मेरे लहजे की मजबूती कारगर रही है और अब वो अपनी हट धर्मी पर कायम नहीं रहेगा। मेरे इस अंदाजे की फौरन ही तस्दीक भी हो गई। रवि भागवत ने कॉन्यक की बोतल उसके डिब्बे में और डिब्बा वापस खाकी पुड़े में रखते हुए कहा, अच्छा भाई, वैसे तो ये मुझ पर जुल्म है, मगर चलो जैसे तुम लोगों की मर्जी। कुछ दिन के बाद महफिल जमा लेंगे, मगर बाहर से खाना मंगवाने की तो इजाजत दे दें। आप लोग पहली बार मेहमान बनकर मेरे घर आए हैं। बोला, दाल चावल और खीर से अच्छा खाना कौन सा हो सकता है रवि जी? फिर वो अरविंद से मुखातिब हुआ। बोला, जल्दी से खाना परोसो यार, तुम्हारे खाना पकाने के हुनर की जांच करके देखते हैं आज। ये सुनकर अरविंद ने पुरजोश अंदाज में हाँ में गर्दन हिलाई और खुशी खुशी वहां से चला गया। तब मैंने अपने मेजबान को मुखातिब करके कहा, यह लड़का अरविंद बहुत समझदार है और साथ ही वफादार भी, इसकी कदर करना रवि जी। इस पर रवि ने कहा, आप लोग फिक्र न करें,
ये 10 साल से मेरे पास है और मैंने कभी इससे कोई बुरा सलूक नहीं किया और ना ही ये कभी मुझसे नाराज हुआ। वैसे भी ये इतना समझदार है कि मुझे कभी टोकने या नाराज होने का मौका नहीं देता। कुछ ही देर में अरविंद ने आकर ऐलान किया कि ड्राइंग रूम में खाना लग चुका है। खाना मेरी तवक्को से ज्यादा लजीज साबित हुआ। लहसुन के इश्तिहा अंगेज तड़के ने बहुत उम्दगी से पकी दाल का मजा दोबाला कर दिया। जीरे वाले चावलों ने दाल के साथ लुत्फ दिया, जबकि कचूमर ने जायके को 4 चांद लगा दिए। इलायची और खुश्क मेवे की भरमार वाली खीर ने रही सही कसर पूरी कर दी। मैंने अरविंद को जबरदस्त शाबाश दी, जबकि ध्यान सिंह ने 10 रुपया इनाम भी पेश किया। मैंने गुफ्तगू का रुख अपने मतलब के मौजू की तरफ लाने की जुस्तजू में दोस्ताना लहजे में पूछा, आपकी तबीयत कैसे खराब हुई रवि जी? मेरा मतलब है, क्या आपने ज्यादा पी ली थी? मैंने देखा कि ध्यान सिंह ने भी मेरे सवाल की तायद में गर्दन हिलाई। रवि भागवत ने मेरी बात तवज्जो से सुनी और फिर कहा, कुछ ऐसा ही है शमशेर सिंह जी। दरअसल परसों रात मेरी एयरफोर्स के ऑफिसर बेस में कुछ यार दोस्त अफसरों के साथ रात देर तक पीने पिलाने की महफिल जमी थी। असल में उन्हें मैंने ही दावत दी थी। वो दोनों मुफ्त की ब्लैक लेबल ज्यादा से ज्यादा चढ़ाने के चक्कर में एक के बाद दूसरा पैग पीते गए। मैं मेजबान की हैसियत से उनका साथ देता गया। हम तीनों ही इतने मदहोश हो गए, रात वहीं गुजारनी पड़ी। अगली सुबह मैं वहीं से सीधा साइट पर पहुंच गया, मगर रात ज्यादा पीने की वजह से सारा दिन निढाल रहा। शाम को घर पहुंचा तो हालत अचानक बिगड़ गई। मुझे तो होश नहीं था। अरविंद ही डॉक्टर फ्रेडरिक को बुलाकर लाया था। ध्यान सिंह ने हाँ में सर हिलाया, बोला, मैं भांप गया था कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मगर मैंने इसलिए नहीं पूछा कि बताने वाली बात हुई तो आप खुद बता देंगे। आपने आज छुट्टी की तो पता चला कि आपकी तबीयत तो काफी खराब है। कुछ ही देर में अरविंद चाय ले आया। वो इस मामले में भी माहिर निकला। वो चाय के बर्तन ले जाने लगा तो रवि ने उसे छुट्टी करने और ऊपर वाली मंजिल पर अपने ठिकाने पर जाकर सो जाने की इजाजत दी थी। मुझे शक हुआ कि कहीं रवि ने फिर पीने पिलाने के चक्कर में तो उसे रुख्सत नहीं किया, मगर रवि ने शराब के पूड़े की तरफ हाथ बढ़ाने की भी कोशिश न की। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा तो खुला कि रवि भागवत किताबें पढ़ने का शौकीन है। वो जो कुछ पढ़ता है उसके हाफिजे में महफूज भी हो जाता है। रवि भागवत को जब पता चला कि मुझे भी मुताल्ले का शौक है और मैं गैर मुल्की अदब के कई शाहकार पढ़ चुका हूँ, तो वो मुझसे टॉल्स्टॉय, हेमिंगवे और डिकिंस वगैरह की तहरीरों के बारे में बातें करने लगा। मुझे साफ लग रहा था कि ध्यान सिंह इस गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, जबकि खुद मैं भी गुफ्तगू का रुख अपने मतलब के मौजू यानी एयरबेस और एयरफोर्स के अफसरान की तरफ मोड़ना चाहता था। लिहाजा मैंने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, रवि जी, आपसे एक अहम बात पूछनी है। मेरा ख्याल है मेरे इस सवाल का आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। रवि भागवत मेरी बात सुनकर चौंका। ध्यान सिंह ने भी किताबों के खुश्क मौजू से जान छूटने पर इत्मीनान का सांस लिया। मैंने संजीदा लहजे में कहा, भागवत जी, मैंने जब से इस नए एयरबेस का जायजा लिया है, मैं बार बार इसके जबरदस्त डिजाइन को सराहता हूँ। मुझे यकीन है कि दुश्मन के लड़ाका तैयारे पठानकोट के एयरबेस पर हमला करने आएंगे तो उन्हें हमारे लड़ाका तैयारों के ये ठिकाने नजर ही नहीं आएंगे और ये सारे शेड्स बमबारी से महफूज रहेंगे। ये सुनकर रवि भागवत ने तायद में सर हिलाया, बोला, आपका मुशाहिदा बिल्कुल ठीक है शमशेर सिंह जी। मैं भी एक इंजीनियर की हैसियत से इस एयरबेस के डिजाइन की तारीफ करने पर खुद को मजबूर पाता हूँ। डिजाइन के साथ साथ पूरा प्रोजेक्ट ही शानदार है। खासतौर पर मसनूई जंगल उगाने की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। मैंने कहा, तायद करने का शुक्रिया रवि जी, मगर मेरा सवाल ये है कि ये जबरदस्त डिजाइन किसके रोशन जहन की पैदावार है? मेरा मतलब है, ये आइडिया पहले किसी एयरबेस पर क्यों नहीं आजमाया गया? मेरी बात सुनकर रवि ने तारीफ भरी नजरों से मुझे देखा। बोला, आपका ये सवाल खुद आपके रोशन जहन का पता दे रहा है। आप सिविल इंजीनियर होते तो अपने शोबे में बहुत कामयाब रहते। मैंने सर हिलाकर इजहार तशक्कुर पर इक्तिफा किया। मैं चाहता था कि वो जल्द से जल्द असल मौजू पर बात करें। बिलाखिर रवि ने संजीदा लहजे में कहा, आप जैसे सही लोग अगर एयरबेस के इस डिजाइन को तामीरी शाहकार समझें तो इसमें हैरत की बात नहीं है, मगर मैं चूंकि पिछले 10 साल से इसी शोबे से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है, बल्कि रूस के कास्पुतीन एयरबेस की सस्ती नकल है जो पंडित नेहरू की फरमाइश पर तैयार की गई है, मगर इसके कारामद होने में कोई शुबा नहीं है। मैंने मासूमियत से कहा, रूस के इस एयरबेस से पंडित नेहरू जी का क्या लेना देना? वो कोई इंजीनियर थोड़ी हैं। रवि ने मेरे सवाल की माकूलियत तस्लीम करते हुए तायद में सर हिलाया। बोला, दरअसल मुझे ये बात एयरफोर्स के ऑफिसर्स मेस में गपशप लगाते हुए इत्तेफाकन मालूम हो गई थी। मैंने भी एयरबेस के नए हिस्से की तारीफ करके डिजाइन करवाने वाले इंजीनियर का नाम पूछ लिया। उस वक्त मुझे बताया गया कि इसे एक रूसी एयरबेस कास्पुतीन को जहन में रखते हुए बनवाया गया है और इसकी तैयारी में कास्पुतीन एयरबेस प्रोजेक्ट के निगरान रूसी लेफ्टिनेंट जनरल
वेजली इवानोविच की खुफिया खिदमात हासिल की गई हैं। इससे पहले कि मैं अपना सवाल दोहराता उसे खुद ही याद आ गया। बोला, मुझे बताया गया है कि 1957 में रूस जब 4000 मील मार करने वाले अपने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल बोरिया की आजमाइश करने वाला था, तो पंडित नेहरू जी को खुसूसी तौर पर मगर खुफिया दावत दी गई थी। वो कॉस्पतीन एयरबेस का दौरा करने वाले शायद वाहिद वजीर आजम थे। ये वही एयरबेस है जहां से रूस की तमाम खलाई मुहिमात भेजी जाती हैं। नेहरू जी बोरिया क्रूज मिसाइल से तो मुतासिर हुए ही, इस एयरबेस के डिजाइन ने उनका दिल जीत लिया, क्योंकि वो लगभग पूरे का पूरा एयरबेस जेर जमीन है। इतना महंगा प्रोजेक्ट हमारे मुल्क की सरकार के बस की बात नहीं। मैं तमाम मालूमात ज़हन नशीन कर रहा था, साथ ही साथ मैं अपने रब का शुक्र भी अदा कर रहा था कि इस इंजीनियर से मरासिम बढ़ाने का मंसूबा काफी कारआमद साबित हो रहा था। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि ध्यान सिंह भी गौर से सुन रहा है। तभी मुझे ख्याल आया कि उसे गुफ्तगू में मरकजी किरदार सौंप कर रवि से मजीद अहम मालूमात उगलवाने की कोशिश की जा सकती है। लिहाजा मैंने उसे मुखातिब करके कहा, भांजे, अगर इजाजत हो तो इंजीनियर बाबू को वो वाकया बता दूं जो आज सुबह हमें पेश आया था। मेरी बात सुनकर ध्यान सिंह चौंका। उसकी पेशानी पर बल पड़ते देखकर मुझे लगा कि उसे मेरा ये जिक्र अच्छा नहीं लगा। मगर तभी रवि भागवत ने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, हाँ बताइए शमशेर सिंह जी, मुझे यकीन है वो कोई अहम वाकया होगा। फिर वो ध्यान सिंह की तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है यार, हम तो एक ही कश्ती के सवार हैं। मुझसे तुम्हें फायदा तो पहुंच सकता है, नुकसान हरगिज नहीं पहुंचेगा। रवि भागवत की बात सुनकर ध्यान सिंह के चेहरे से तनाव दूर हो गया। लिहाजा मैंने उसे मुखातिब करके कहा, भांजे, मेरा ख्याल है सार्जेंट गोपाल वर्मा से मुठभेड़ की तफसील तुम बेहतर अंदाज में रवि जी को बता सकते हो। तुम कुछ भूले तो मैं याद दिला दूंगा। ये सुनकर ध्यान सिंह ने हाँ में गर्दन हिलाई और रवि भागवत को कहा, बात यह है सरकार के, मुझे कैप्टन रमन सांसी ने बताया था कि कंडक्टर नामदेव कार्तिक को जल्द बहुत सारी लेबर की जरूरत है। तो आज सुबह फाटक में घुसने के बाद मैंने शॉर्टकट के चक्कर में अपनी गाड़ी बाईं तरफ वाली सड़क पर चढ़ा दी। ये सुनते ही रवि भागवत के चेहरे पर तशवीश छाने लगी। वो दिलचस्पी से ध्यान सिंह से इस वाक्य की तफसील सुनता रहा। मैंने भी मजीद वजाहत की। रवि भागवत खुद भी इक्का दुक्का सवालात पूछता रहा। मैंने देखा कि सार्जेंट गोपाल वर्मा की तरफ से बदकलामी के बारे में बताते हुए ध्यान सिंह के चेहरे पर तैश की सुर्खी नमूदार हुई, मगर गनीमत ये रहा कि उसने अपने जज्बात काबू में रखे। ध्यान सिंह ने पूरी बात कर ली तो रवि भागवत ने मुझे कहा, आपने वाकई बहुत समझदारी से काम लिया मामा जी। वो सार्जेंट आपकी शिकायत ऊपर तक पहुंचा देता तो हम सब की एयरबेस कमांडर के दरबार में पेशी हो जाती और सिक्योरिटी इंतहाई सख्त हो जाती। शायद आपके पास वो नक्शा मौजूद नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट मंजूर होने के बाद हमारे हवाले किया गया था। उस सड़क पर रेड लाइन लगाकर दाखिला सख्ती से ममनू लिखा गया है। मैंने गुफ्तगू अपने मतलब के मौजू की तरफ बढ़ते हुए देख कर कहा, रवि जी, मुझे ध्यान सिंह का तो पता नहीं, अब तक ऐसा कोई नक्शा मेरी नजरों से नहीं गुजरा, वरना मैं भांजे को हरगिज उधर न जाने देता। जरा सी जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ गई। उस सार्जेंट से झिड़कियां अलग सुननी पड़ी। फिर मैं ध्यान सिंह को मुखातिब करके संजीदगी से बोला, क्या तुम्हारे पास वो नक्शा मौजूद है भांजे? इससे पहले कि ध्यान सिंह कुछ कहता, रवि भागवत ने कहा, यार मुझसे लेकर अपने पास रख लो ताकि आइंदा ऐसी गलती की गुंजाइश न रहे। मेरे पास एक नक्शा साइट पर और एक घर में मौजूद है। घर वाला नक्शा तो मैंने आज तक खोल कर देखा ही नहीं। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से जोर से धड़का, मगर मैंने अपना लहजा हमवार रखते हुए कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी रवि जी, बल्कि हो सके तो वो नक्शा अभी मेरे हवाले कर दें ताकि हम बातों में मगन होकर उसे यहीं न भूल जाएं। रवि भागवत ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहीं एक दीवार के साथ इस्तादा बड़ी सी अलमारी की तरफ बढ़ा। वो वापस लौटा तो मसनूई चमड़े का एक लंबूतरा सा खोल उसके हाथ में था। मैंने खुशी से बेहाल दिल के साथ वो नक्शा अपने पहलू में रख लिया। तभी मैंने ध्यान सिंह को कहते सुना, सुबह वाला मामला बेशक अच्छी तरह से सुलझ गया, मगर मुझे उस सार्जेंट पर अब भी सख्त गुस्सा है। उसने हमें जो गालियां दी हैं वो मेरे सीने में चुभी हुई हैं। फिर उसने इतनी भारी रकम भी घूस में ले ली। मैंने कहा, वो वाकया भूलना ही बेहतर है भांजे, बस अपना काम चलता रहना चाहिए। उन 500 रुपयों की कोई औकात नहीं। रवि भागवत ने मेरी तायद की। बोला, देखो यार, तुम्हें अभी इन सरकारी ठेकों का ज्यादा तजुर्बा नहीं है और तुम्हारे नसीब अच्छे हैं कि तुम्हारे नाम के साथ अर्जुन सिंह जी का नाम जुड़ा हुआ है, वरना तुम्हें पहले ही दिन पता चल जाता कि हमारे महान देश में अपना काम निकलवाने के लिए हर कदम पर ऊपर से नीचे तक माल खिलाना पड़ता है। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह, मगर कसूरवार तो तुम भी हो भैया। उसे तुमने खुद लूट मार का मौका दिया। अगर उसने बिलावजह गुस्ताखी की होती तो मैं ये शिकायत एयर कमांडोर नीरज सिन्हा और ग्रुप कैप्टन अखिल यादव तक पहुंचा देता और उसे जवाबदेही के लिए तलब कर लिया जाता। मैंने रवि भागवत की पुरजोर तायद की और फिर मासूमियत भरे लहजे में पूछा, लगता है
इन दोनों एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ आपकी खासी गहरी दोस्ती है रवि जी। भांजे ने बताया है कि उनके साथ ऑफिसर्स मेस में तुम्हारी अक्सर महफिलें जमी रहती हैं। मेरी बात सुनकर रवि भागवत ने कदरे लापरवाही से कहा, मैं इन मरासिम को दोस्ती तो नहीं कहूंगा, बस कारोबारी मफाद के लिए लोगों से बनाकर रखने में ही फायदा होता है, क्योंकि इतने बड़े ठेकों में हमारी फाइल एक हफ्ते भी किसी अफसर की मेज पर रुक जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ये सुनकर मैंने ध्यान सिंह की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, भांजे अगर तुम्हें अपना कारोबार बढ़ाना है तो रवि जी की तरह तुम्हें भी बड़े अफसरों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पड़ेंगे। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैं रवि भागवत की तरफ मुतवज्जे हुआ। कहा, ये बताइए सरकार कि क्या हम आम शहरी भी एयरफोर्स के ऑफिसर्स मेस में जा सकते हैं या कोई खास इजाजतनामा हासिल करना पड़ता है? मेरा मतलब है, रवि भागवत ने मेरी बात काट कर कहा, तुमने दुनिया देख रखी है मामा जी, तुमसे बेहतर कौन जानता है हिंदुस्तान में कानून मोम की नाक जैसा है। कभी इसे दौलत की आंच अपनी मर्जी के रुख पर मोड़ देती है तो कभी असर रसूख की धूप इसके आर पार गुजरने का रास्ता बना देती है। मेस के कानून में लचक पैदा करने के लिए तो ताल्लुकात और सिफारिश ही बहुत काफी है। ये जवाब मेरी तवक्को के मुताबिक था, ताहम मैंने यूं जाहिर किया जैसे उसकी दानिश से भरपूर गुफ्तगू ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। फिर मैंने सताइश भरे लहजे में कहा, कमाल है रवि जी, आपकी गुफ्तगू में ऐसी दानिश और फलसफा है, आम सी बात भी दिल में उतर जाती है। हालांकि आप तो एक सिविल इंजीनियर हैं, इससे भी बढ़कर आप पेशे में पूरी तरह कामयाब भी हैं। मेरी ये मस्का पॉलिश वाज़े तौर पर कारगर रही थी। रवि भागवत का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने पुरजोश अल्फाज में मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने अपने मतलब का मौजू आगे बढ़ाते हुए कहा, आपने जो कुछ कहा वो ऐसा सच है जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस सवाल का मतलब समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे भांजे के ऑफिसर्स मेस में दाखिले की राह हमवार करें ताकि ये एयरफोर्स के आला अफसरान से ज़ाती ताल्लुकात बढ़ा सके। इस मकसद के लिए ये दौलत खर्च करने को भी तैयार है और इसके पास असर रसूख की आंच भी मौजूद है। मैंने आखिरी जुमला मानी खेज अंदाज में अदा किया था। रवि भागवत ने मेरी बात सुनकर कहकहा लगाया और फिर शरारत आमेज लहजे में बोला, तुमने 16 आने सच बात की मामा जी। ये आखिरी वाली खूबी है जिससे खुद मेरे हाथ खाली हैं। मेरी पहुंच तो नीरज सिन्हा और अखिल यादव जैसे अफसरों तक है। आपका भांजा चाहे तो बराह रास्त स्टेशन कमांडर पुरुषोत्तम से याराना गांठ सकता है। मैंने मजाक में की गई खिंचाई के जवाब में संजीदा लहजे में कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सरकार। एयर वाइस मार्शल अर्जुन सिंह मुझसे भी बहुत करीब हैं, मगर बुजुर्ग कह गए हैं कि चाहे आपके पास तोप मौजूद हो, चिड़िया मारने के लिए गुलेल ही बेहतर हथियार हैं। इन छोटे मामलात में इतनी बड़ी हस्ती को डालना न उनके हक में बेहतर है और न हमारे। वैसे भी हमें अफसरों से ताल्लुकात बढ़ाने हैं, उन पर धौंस थोड़ी ही जमानी है। बस आप ध्यान सिंह को उन दोनों अफसरों के साथ मिलवा कर उनका तारुफ करवा दें, बाकी काम ये नोट खर्च करके निकलवा लेगा। रवि सिंह ने मेरी बात तवज्जो से सुनी और हाँ में गर्दन हिलाई। तभी ध्यान सिंह ने मुझे मुखातिब करके कहा, मगर मामा जी एक मसला है। इन गोरा टाइप अफसरों के बीच मेरा सांस रुकता है। ये अंग्रेजी में गिटपिट करते रहते हैं और इनकी आधी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। वहाँ ऑफिसर्स मेस में तो सारे क्रिश्चियन भरे हुए हैं, उनके बीच में तो मैं तमाशा बन जाऊंगा। मैंने मसनूई संजीदगी के साथ कहा, मगर भांजे तुम्हें धंधा बढ़ाने के लिए ये कड़वी गोली तो निगलनी पड़ेगी। फिक्र न करो, 2-4 बार वहां जाओगे तो तुम्हारी झिझक खत्म हो जाएगी। वहां तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए रवि जी भी तो होंगे। ताहम मेरे दिलासे भी ध्यान सिंह के चेहरे पर तारी परेशानी दूर न कर सके। उसने बेचारगी भरे लहजे में कहा, मामा जी सिर्फ यही मसला नहीं है। तुम्हें तो पता है कि विलायती शराब बहुत जल्द मेरी खोपड़ी घुमा देती है। ज्यादा चढ़ने पर मैंने वहां उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी तो तमाशा बन जाऊंगा और किसी अफसर पर कै कर दी तो वहां से जलील होकर निकलना पड़ेगा। ध्यान सिंह अपनी शराबनोशी के ये मसाइल मुझे पहले भी बता चुका था। मैं जानबूझकर गुफ्तगू इस रुख पर लाया था। मैंने तवक्को के मुताबिक रवि भागवत के चेहरे पर फिक्र के तासुरात नमूदार होते देखे। फिर उसने गंभीर लहजे में कहा, ऐसा कुछ हुआ तो वाकई बहुत गड़बड़ हो जाएगी ध्यान सिंह। मेरा ख्याल है हमें ऑफिसर्स मेस में ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। मैंने उसकी तायद की। कहा, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ रवि जी। मसला तो संगीन है, मगर इस मसले का कोई हल भी तो ढूंढा जा सकता है। तभी ध्यान सिंह ने पुरजोश लहजे में कहा, इस मसले का हल तो सामने मौजूद है मामा जी, बल्कि ये तो सिरे से कोई मसला ही नहीं है। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में खुशी से नाच उठा। मुझे यकीन था कि ध्यान सिंह वही कुछ कहने वाला है जिसकी तरफ मैं उन दोनों को घेर कर लाना चाहता था, मगर मैंने बज़ाहिर हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा। रवि भागवत भी उसी की तरफ मुतवज्जे था। इस पर ध्यान सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा जी तुम शायद भूल गए,
मैंने कहा था कि कारोबार के सारे इंतजामी मामलात संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो अब इन अफसरों से ताल्लुकात बढ़ाने का काम भी तुम्हें अपने कांधों पर लेना पड़ेगा। ध्यान सिंह ने जो कुछ कहा था मेरी मंशा के ऐन मुताबिक था, मगर मैंने उसके हुक्मनुमा तजवीज़ या तजवीज़नुमा हुक्म फौरन कबूल करने की बजाय अपने मौक़िफ़ पर मज़ीद इसरार करने का फैसला किया। कहा, मैंने कब इनकार किया है भांजे, मैं सारी जिम्मेदारियां संभालने को तैयार हूँ, मगर अफसरों से तुम्हारे ताल्लुकात भी ज़रूरी हैं। अगर तुम ऑफिसर्स क्लब जाने से घबराते हो तो तुम्हें किसी और जगह उनसे मुलाकातों का रास्ता निकालना पड़ेगा।